Welcome back to my channel. In the previous video, we have studied chapter 1 of science. Now, today we are going to continue with the second chapter, that is acid, bases and salts. So, basically what is acid? Acid क्या होता है? First, हम उसकी कुछ properties जान लेते हैं. तो acid क्या होता है? Basically acid is sour in taste. तो basically sour in taste होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं taste में. They turn blue litmus to red. अब litmus क्या होता है? लिटमस एक ऐसा पेपर होता है जो कि बताता है कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. मतलब एसिड और बेस का जो नेचर है वो हमें लिटमस पेपर की हेल्प से पता चल जाता है. ठीक है, जब भी अगर कोई एसिड होगा उसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो जब हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे मतलब वो क्या है, एसिड इन नेचर है. और जब हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे मतलब वो बेसिक इन नेचर है. ठीक है, तो जब लिटमस पेपर है जब हम एसिड के साथ करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैंने अभी बात करी थी. तो एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देते हैं जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जब भी आप हाइड्रोजन आयन को किसी एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे या उसके साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा कि आपका जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा. ठीक है, अब क्या होता है कि एसिड करोड्स मेटल्स. मतलब क्या कोरोड करना, मतलब क्या करना, डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना. मतलब कभी भी अगर आपका कोई मेटल किसी एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा. ठीक है, या उसमें जंग लग सकती है या जो मेटल है वो वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा. क्लियर. तो जब भी आपका एसिड किसी भी मतलब जब भी आपका कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब हो जाएगा. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग आ गया HCl. HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड, ये होते हैं जिसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है, मतलब हाइड्रोजन आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है. फिर आता है आपका वीक एसिड. वीक एसिड आपके कौन कौन से हो गए, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड. ये जितने भी एसिड्स होते हैं जब भी आप इनका टेस्ट करोगे, क्लियर, तो आपको जो लिटमस पेपर होगा ब्लू से रेड में टर्न हो जाएगा. अब आता है, हम बात करते हैं कि आपका कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है. ठीक है, हमने बात करी कंसंट्रेटेड एसिड और आपका डाइल्यूट एसिड. ठीक है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी और जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो कम होगी. ठीक है, और जब हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो इसमें जो एसिड होगा इसका कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. क्लियर. तो हम एसिड को दो में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड हम कब बोलते हैं, जब एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो. और डाइल्यूट कब बोलेंगे, जब एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो क्या होगा आपका, वो एसिड डाइल्यूट एसिड होगा. ठीक है, अब हम आते हैं बेस पर. अब हम बात करेंगे बेस की कि बेस क्या होता है. बेस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट. बिटर मतलब ये जब टेस्ट करते हैं तो ये कड़वे होते हैं टेस्ट में. ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. जब एसिड की बात कर रहे थे तो एसिड में क्या हो रहा था, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड कन्वर्ट हो रहा था. लेकिन बेस में क्या होता है कि जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है. अब ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं. ठीक है, कौन से आयंस देते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं. लेकिन एसिड में क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं. और बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस, जब अब वो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स होंगे. ठीक है, मतलब वाटर. इनका जो नेचर होता है वो सोपी होता है. आपने सोप डिटर्जेंट्स देखे होंगे तो उनका जो टेक्सचर होता है वैसे ही टेक्सचर किसका होता है, आपके बेसेस का. कुछ एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, आपका
NaOH, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो NaOH होता है ये आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, मतलब जो NaOH होता है वो आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है। फिर हम बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका एक और, दैट इज एल्कली। अब हम बात करेंगे एल्कली की। एल्कली क्या होता है? एल्कली वो होता है, उन्हें बोलते हैं एल्कली वो बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी बेसेस आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम क्या बोलेंगे? एल्कली, ठीक है। जैसे कि आपका NaOH हो गया। अब हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं ये पता करने में कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिड है कि बेसिक है, ठीक है। हम एसिड या बेसिक का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? जब भी आप किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो अपना कलर या तो स्मेल चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से हम ये पता कर सके कि जो गिवन सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब हम इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि आपका सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमको नेचुरली मिलते हैं जैसे प्लांट्स में, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, ठीक है। जो लिटमस पेपर क्या करता है, वो जब एसिड में होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा। मतलब वो क्या करेगा, ब्लू टू रेड होगा। और जब बेस में आप लिटमस पेपर टेस्ट करते हो तो आपका बेस के लिए क्या होता है, रेड टर्न्स इनटू ब्लू, है ना। मतलब जब लिटमस पेपर टेस्ट हम जब करते हैं तो जब आपका लिटमस पेपर टेस्ट किया जाएगा तो एसिड है या बेस पता लगाने के लिए हम लिटमस पेपर यूज करेंगे। तो जब आपका लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा मतलब एसिड है, और आपका जब लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा मतलब बेस है, ठीक है। अब हमें ये, अगर जब आप टर्मरिक को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो कौन सा कलर देगा, येलो कलर। और जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सा कलर देगा आपको, रेड कलर, ठीक है। अब क्या आते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक हो गया मिथिलिन ऑरेंज, ये हमारे 2 लिटमस पेपर है, ठीक है। हमने टेस्ट लगाया है इस पे, बेस एसिड, नीचे का पोर्शन एसिड है, ऊपर का पोर्शन बेस है। जब आप मिथिलिन ऑरेंज को बेस के साथ कराओगे तो क्या कलर देगा, येलो कलर देगा। और वही जब मिथिलिन ऑरेंज को आप एसिड में साथ करोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा उसका, सॉरी ये हो जाएगा रेड कलर, ठीक है। वही जब आप फेनोक्सिलिन को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वॉयलेट में या तो डार्क पिंक में। और वही फेनोक्सिलिन को जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगी चीज, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हम एसिड बेस से हमें ये पता, मतलब लिटमस पेपर की मदद से या इंडिकेटर की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो जब भी अगर कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर चेंज होगा। तो इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करके वो हमें बताता है कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जैसे यहाँ पे वो एसिड था तो इट हैज गिवन येलो कलर, बेस था तो रेड कलर आया। जब हमने यहाँ मिथिलिन ऑरेंज को बेस के साथ किया तो येलो आया, और वही जब फिनोक्सिलिन को बेस के साथ कराया तो क्या आया, डार्क पिंक। तो वो जो कलर चेंज हो रहा है इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि गिवन सब्सटेंस हमारा क्या है। अब इसका थर्ड आ जाते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है आपका, स्मेल, है ना। ऑर्डर मतलब स्मेल। तो जब भी आप ये टेस्ट लगाओगे, आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करोगे, तो जब भी वो किसी एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसका स्मेल कुछ होगा, और जब वो बेस के साथ आएगा तब उसका स्मेल कुछ
और होगा। मतलब इससे हम मतलब विद द हेल्प ऑफ स्मेल हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर? ये आपने एग्जांपल लिया एसिड और बेस। सबसे पहले वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस सबको पता है, हम लोग फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं किसी भी फूड आइटम में या केक्स वगैरह में। तो जब भी आपका वेनिला एसेंस एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? मतलब जब वेनिला एसेंस आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब आप ऐसा इंडिकेटर लगाओगे, तो क्या होगा, इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब वही आप उसको बेस के साथ कराओगे तो वेनिला एसेंस का कोई भी स्मेल आपको आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। क्लियर? मतलब बेस के साथ वो कोई स्मेल नहीं देता। लेकिन जब क्लोव ऑयल की बात करते हैं, क्लोव ऑयल सबको पता है, लौंग, लौंग सब खाते हैं, तो जो क्लोव ऑयल होता है जब एसिड के साथ होगा तो इसकी स्मेल क्या होगी, क्लोव ऑयल की, वो इंक्रीज होगी। मतलब ऑलफैक्टरी इंडिकेटर से हम ये पता चल जाएगा कि जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा एसिड है इन नेचर। और वही जब बेस के साथ कराओगे तो इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी। तो हमें ये क्लियर होगा कि जो गिवन प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा बेसिक है। क्लियर? नेचुरल इंडिकेटर से हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन प्रोडक्ट जो है वो हमारा एसिड है या बेसिक है। ये नेचुरली प्लांट्स में मिलता है। फिर आता है आपका सिंथेटिक फाइबर। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लैब्स में बनाते हैं। ठीक है? फिर आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या करता है, ये विद द हेल्प ऑफ स्मेल, मतलब ऑर्डर के हिसाब से ये हमें बता देता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा एसिडिक है या बेसिक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जब आप रिएक्ट कराओगे, जब आप मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, और जब आप मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, हम वो पढ़ लेते हैं। तो जब भी आपने किसी एसिड को और मेटल को साथ में रिएक्ट कराया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। और वही जब आप किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम एंड प्रोडक्ट, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है? तो हम यहाँ पे एक एसिड ले लेते हैं। हमने ले लिया HCl। ठीक है? हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फिर हमने एक मेटल लिया। कौन सा मेटल लिया, जिंक। Zn मतलब हमारा जिंक। तो जब आपका एक एसिड और एक मेटल, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक, जब साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका ZnCl2, और आपका क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ZnCl2 क्या हुआ, ये आपका बन गया सॉल्ट, और हाइड्रोजन आपकी ये गैस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस Zn ने H को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है? जब डिस्प्लेस किया तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने H को क्या किया, डिस्प्लेस किया, अपनी जगह से हटा दिया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और जब भी हमने एक एसिड को और एक मेटल को हमने क्या किया, आपस में रिएक्ट करा, तो हमें क्या मिला, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन, दैट इज ZnCl2 और हाइड्रोजन। क्लियर? अब हम आते हैं बेस पे। बेस में क्या हो रहा है कि जब आपने किसी एक बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो एंड प्रोडक्ट क्या मिला आपको, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे एक बेस ली, दैट इज NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और मेटल क्या लिया, जिंक। तो जब आपने एक बेस को और एक मेटल को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये Na2ZnO2 क्या बना, हमारा सोडियम जिंकेट। क्लियर? तो ये जो सोडियम जिंकेट बना ये क्या है, हमारा सॉल्ट, और H2 हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन। क्लियर? यहां तक मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी है, और बैलेंस रिएक्शन करना मैं बता चुकी हूँ। हाँ, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। जब भी आपने एक एसिड को और एक मेटल को रिएक्ट कराया तो एंड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन। वही जब हम किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्लियर? ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिड्स एंड बेस। अब दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? हाइड्रोजन कॉमन मिल रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का टेस्ट लगा के देखेंगे कि हमें पता चले। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं वो हमें ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, वाटर फिल कर दिया थोड़ा सा, उस वाटर में आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम। तो जब पोटेशियम और वाटर का रिएक्शन हुआ तो क्या निकला, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, मतलब हाइड्रोजन गैस निकली उसमें से। अब आपने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब में वाटर और पोटेशियम मिली हुई थी उसके पास आप क्या लेकर आए, एक कैंडल लेकर आए जो जली हुई थी। क्लियर? मतलब जैसे कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, वाटर डाल दिया, वाटर के साथ साथ आपने पोटेशियम डाल दिया और इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब धीरे से आपने क्या किया, एक कैंडल ली, उसको जला दिया, जला के क्या किया, आप उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आए। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आए तो क्या हो, एकदम से बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगा और एक बर्स्ट साउंड आएगा। ठीक है, एकदम एक बर्स्टिंग साउंड आएगी और ये जो कैंडल होगी वो बुझ जाएगी, मतलब ये जो फायर होगा इसमें से वो बंद हो जाएगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ, जब आपने एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम वाटर के साथ एक सोल्यूशन बनाया, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस के करीब एक कैंडल लेकर आते हो, बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा, एक वायलेंट रिएक्शन होता है, उसमें एक पॉप साउंड निकलता है और उस पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बर्स्ट होता है और ये जो कैंडल होती है वो बंद हो जाती है। क्लियर? मतलब ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगी और आपकी टेस्ट ट्यूब में बस आपका एक एक्वस पोटेशियम सोल्यूशन रह जाएगा। क्या होगा, ये आपका एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रह जाएगा। क्लियर? तो जब भी आप टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन करते हो तो क्या होगा कि ये लाइटेड फ्लिंट गोस ऑफ विद अ पॉप साउंड। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि मतलब जब भी आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट लगाना होगा तो आप ऐसा कर सकते हो। और अब जैसी कैंडल को लेकर आओगे, बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे टेस्ट ट्यूब के पास में, तो एकदम से पॉप साउंड होगा और आपकी कैंडल क्या होगी, वो बुझ जाएगी, जिससे आपको हाइड्रोजन गैस का आइडिया हो जाएगा और आपका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids and bases. Clear? तो जब भी हम एसिड के साथ मेटल को, मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? मतलब चाहे आप मेटल ले लो, मतलब आप मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। अब जब दोनों को ले रहे हो, मतलब अगर दोनों को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको एंड प्रोडक्ट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ दोनों के एग्जांपल ले लिया है मैंने। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लिया। तो मेटल कार्बोनेट के लिए सबसे पहले एसिड लिया हमने, एसिड के साथ हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, मेटल कार्बोनेट। क्लियर? जब आपने एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिलना चाहिए, बेसिकली एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलना चाहिए। तो वही आपको क्या मिला यहाँ पे, NaCl, CO2 और H2O। आपका NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। तो ये रिएक्शन क्लियर, बैलेंस कर दिए, 2HCl 2NaCl, वो आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्लियर? तो अब क्या हुआ, ये तो हमारा मेटल कार्बोनेट हो गया। अब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक एसिड लिया, एसिड के साथ हमने क्या लिया, एक हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिए, NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सा सॉल्ट मिला, NaCl।
NaCl क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स विथ एसिड्स। क्लियर? अब हम आते हैं बेस पे। तो एसिड के साथ तो रिएक्शन हो गई किसकी? मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अब बेस के साथ क्या होगा? जब बेस की बारी आती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? मतलब जब बेस की बारी आती है तो बेस they do not react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। मतलब आपका कोई भी जो बेस होगा वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स। इससे पहले हमने जो टेस्ट किए थे मेटल कार्बोनेट के और नॉन मेटल कार्बोनेट के, उसमें हमने ये देखा कि CO2 ज्यादा सब में निकल रहा था एंड प्रोडक्ट। तब हम क्या करेंगे? अब हम एक टेस्ट लगा लेते हैं CO2 का, जैसे हमने हाइड्रोजन का टेस्ट लगाया था। तो हम जब हमें टेस्ट करना रहता है CO2 का, हम क्या करेंगे? हम CO2 को लाइम वाटर के साथ छोड़ देंगे। मतलब आप CO2 को पास करा दोगे लाइम वाटर में। क्लियर? तो अगर आपको CO2 का पता करना है, CO2 टेस्ट का पता करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है वो होती है आपकी कलर लेस। ठीक है? तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, मतलब जो आपका लाइम वाटर होगा, उसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। इसको आपने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया? CaCO3, हमें कार्बोनेट मिल गया और वाटर। और यहाँ पे कलरलेस था और आफ्टर रिएक्शन से कलर क्या हो गया? चेंज होके मिल्की व्हाइट। क्लियर? अब क्या हुआ? ये बंद हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है। तो हमने क्या किया? ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें बच रहा है हमारे पास, उसको हम दोबारा रिएक्ट करवाएंगे। तो हमने क्या किया? वापस हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CO2 जो हमारे एक्सेस में था और वाटर। तो जब हमने सबको वापस रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? हमें मिल गया CaHCO3, मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और इसका कलर भी क्या होगा? आपका कलर लेस। मतलब जब आपने कलरलेस लाइम वाटर लिया, उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट क्या मिला? मिल्की व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। लेकिन अभी भी हमारे पास के एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच गया है। तो जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको हम क्या करते हैं? वापस उसको हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। मतलब ये हमारा कार्बोनेट है, प्लस हमने CO2 लिया, एक्सेस ऑफ CO2 और हमारा वाटर। जब हमने इसको किया तो हमें क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। आपका सबसे पहले कलरलेस आपने लाइम वाटर लिया, रिएक्शन हुई, मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हुआ। फिर एक्सेस ऑफ CO2 बचा था, तो आपने वापस उस मिल्की व्हाइट, मतलब उस कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्ट कराया। तो जो मिल्की व्हाइट था वो वापस आफ्टर रिएक्शन जब वो वापस कलरलेस हो जाएगा तो क्या होगा? आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो जब आपका फाइनल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, वो क्लियर हो गया है। क्लियर? मैंने सिंपली आपको विद स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर। मतलब एसिड का और बेस का दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा?
सॉल्ट और वाटर। मतलब जब आपने एक एसिड को और एक बेस को साथ में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। हमने कैसे ले लिया, HCl और बेस NaOH। जब आपने HCl और NaOH को रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिल गया, NaCl और H2O। क्लियर। मतलब जब भी आप किसी भी एसिड और किसी भी बेस को आपस में रिएक्ट कराओगे, आपस में रिएक्शन कराओगे, तो आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट और वाटर। अब जब सॉल्ट मतलब जब एसिड और बेस साथ में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो क्या होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों अपने एसिड प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी को बैलेंस कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं और एक साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाते हैं। मतलब कुछ भी ना तो ज्यादा एसिडिक रहेगा और ना ही कुछ बेसिक रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपके H+ और OH आयंस हेल्प करते हैं। मतलब आपका H+ और OH आयंस दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपका वाटर। क्लियर। तो जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होगी जब भी whenever a acid and a base react together to form salt and water. क्लियर। तो ये आप अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो और साथ में ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें एक आपका हाइड्रोजन आयन और एक आपका OH आयन साथ में क्या करते हैं, वाटर को जनरेट करते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Our next topic, that is reaction of metallic oxide with acid. ठीक है। मतलब जब भी आप किसी मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा। बेसिकली मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या, कि एक मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा रहना। क्लियर। मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या, किसी एक मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा रहना इज मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर है, मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या है, बेसिक। ठीक है, वो उसका नेचर क्या है, बेस। और हमने क्या लिया, आपका CaO एंड MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी हम किसी एसिड के साथ मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा एंड प्रोडक्ट, सेम सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एसिड ले लिया HCl और मेटलिक ऑक्साइड क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें मिलना चाहिए सॉल्ट और वाटर। तो हमें क्या मिल गया इन दोनों के साथ, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो हमें क्या सॉल्ट मिला, CaCl2 और वाटर। क्लियर। अब जब हमने नॉन मेटल के साथ, अब आपने क्या किया, एक और रिएक्शन करी जिसमें आपने नॉन मेटलिक ऑक्साइड को लिया और बेस के साथ रिएक्ट कराया। ऊपर हमने एसिड लिया, अब हमने नीचे क्या किया, बेस। तो जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है इसका जो नेचर होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने बेस लिया और एक हमने नॉन मेटलिक ऑक्साइड लिया, तो सेम इसका भी एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने एक बेस लिया दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस CO2। क्लियर। तो जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 लिया तो आपको क्या मिल गया, CaCO3 एंड वाटर। CaCO3 क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि क्या है आपका एक सॉल्ट। क्लियर। कि जब आपने मेटलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, और जब एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड को आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। कॉमन फीचर्स मतलब कि सारे एसिड में और सारे बेसिस में कॉमन क्या क्या होता है। तो आपके जो एसिड में आते हैं, तो जितने भी एसिड्स होंगे उसमें आपको जो हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या होगा, आपका कॉमन होगा। क्लियर। मतलब जितने भी एसिड्स होंगे उन सब में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन आयन। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन होगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर। अब आते हैं बेस पे। बेस पे क्या होगा, जितने भी बेस होंगे सब में आपका OH आयन जो है वो कॉमन होगा। मतलब सारे बेसिस में OH आयन कंपलसरी है। उसके बाद
इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए OH आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये सारे एसिड्स और सारे बेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसिड इन बेस एंड वाटर सोल्यूशन। मतलब अब जब हम एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और बेस का वाटर के साथ कराएंगे। क्लियर? तो जब भी आप एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है H3O प्लस, और HCO प्लस मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? आपने यहाँ पे क्या लिया, एसिड HCl लिया, वाटर, जब आपने दोनों को रिएक्ट कराया तब वो क्या मिला H3O प्लस प्लस क्लोरीन। H3O प्लस क्या है हमारा हाइड्रोनियम आयन और Cl। अच्छा हमारे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्यों बन रहा है, क्योंकि जो आपका H होता है, क्लियर, जो आपका H प्लस आयन होता है वो अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, H3O प्लस के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये लाइन आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो H होता है H प्लस वो कभी भी सिंगल या अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, दैट इज H3O प्लस। क्लियर? अब जब हम बेस की बारी आती है तो बेस में क्या होता है, आप जब भी किसी बेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा OH आयन। क्लियर? तो हमने NaOH लिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिला, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, दैट इज OH, मतलब Na प्लस और OH माइनस। क्लियर? तो जब भी हम वाटर के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हमको ये मिलेगा। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे आपके, और क्या करता है ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स शो करेगा डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। क्लियर? मतलब जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले हुए हैं, और ये क्या करता है, ये अलग अलग कलर शो करेगा अलग अलग कंसंट्रेशन पे। मतलब जहां जहां हाइड्रोजन आयंस का, मतलब H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, वहां पे क्या होगा, इस इंडिकेटर का कलर चेंज होता जाएगा। इसको अच्छे समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा pH। pH क्या होता है, P मतलब पावर और H मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका pH का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, और हाइड्रोजन से अगर कम होंगे तो क्या होगा। तो हम pH को समझने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, pH स्केल। जो आपका pH स्केल होता है वो होता है फ्रॉम 1 to 14। जो pH स्केल होता है वो होता है 1 to 14, दैट इज 0 to 14। क्लियर? अब इसमें बीच में होता है 7 जो कि कहलाता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। अगर आपका जो pH स्केल है उसकी वैल्यूज अगर 0 से 7 के बीच में है, मतलब अगर राइट हैंड साइड अगर आपकी वैल्यूज हैं तो क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर। क्लियर? मतलब वहां पे एसिड है। और अगर 7 से 14 मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, मतलब वो कौन सा नेचर है, बेसिक नेचर। क्लियर? मतलब अगर 0 से 7 है या 7 से अंदर है तो वो क्या होगा, वहां पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि हम इस साइड आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब 7 से 14 के अंदर क्या होगा कि जो आपका OH होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। क्लियर? अब ये देखो, ये मैंने एक स्केल बनाया है, इसमें बार बनाया है। अब देखो H इधर पर भी है, OH इधर पर भी है। अब हमें कैसे पता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कंसंट्रेशन आपका हाइड्रोजन का डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इतना स्पेस, और यहाँ पे क्या है, आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। इस साइड देखो, ये जो व्हाइट पोर्शन ये पूरा क्या है आपका बेसिक बेस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। क्लियर?
अब जब इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है, और यहाँ पे ओवल साइड पे मतलब बेसिक साइड पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो आपको पीएच स्केल क्या बोल रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब हाइड्रोजन की पावर जितनी ज्यादा होगी उतना आपका क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर होगा, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की पावर कम होगी वो क्या कहलाएगा, बेसिक नेचर। 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 के अंदर है तो वो आपका एसिडिक नेचर, और 7 to 14 के अंदर है तो बेसिक नेचर। क्लियर? अब हम जानते हैं कि जो पीएच है हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या यूज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, मतलब पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट पीएच बाय डिजिटल इक्विपमेंट्स, मतलब कोई सा भी एक नॉर्मल डिजिटल इक्विपमेंट से हम लोग पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मशीन्स आती हैं। क्लियर? वो डायरेक्ट आपको रीडिंग बता देगा कि आपका जो पीएच है वो कितना है, दैट इज 7, 6, 8, 10 व्हाटएवर। अब डेली लाइफ में हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी को कितना पीएच चाहिए, दैट इज 7 to 7.8 चाहिए हमें। अगर हमारा बॉडी का पीएच लेस देन 7 हुआ या मोर देन 7.8 हुआ, देन विल नॉट एट ऑल फील हेल्दी, मतलब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ बीमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेन। अगर आपको जो बारिश का रेन मतलब पीएच है, जो आपकी रेनफॉल हो रही है, अगर उसका पीएच अगर 5.5 से कम है, सॉरी अगर 5.6 से कम है तो वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन। क्लियर? अगर जो बारिश गिर रही है, जो रेन आ रही है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। और एसिड रेन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। क्लियर? फिर आता है हमारा स्टमक। जो हमारा पेट है, सबको पता है कि स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। तो HCl क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो पीएच है दैट विल बी बिटवीन 1 to 2, मतलब यहाँ का जो पीएच है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में है, इसलिए हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl। अब आते हैं हम माउथ के बारे में। हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ को भी एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है। तो अगर हमारे माउथ में अगर 5.5 पीएच से कम है, क्लियर, अगर हमारे माउथ में 5.5 पीएच से अगर कम है तो हमारा जो टीथ है वो खराब हो सकते हैं, वी कैन हैव टूथ डिके। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली ब्रश करना पड़ेगा, दैट वो बी ट्वाइस अ डे। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपके माउथ में टूथ डिके नहीं हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस अ डे ब्रश करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई हमारी बात। अब प्लांट्स ऑल्सो नीड अ स्पेसिफिक पीएच टू ग्रो। क्लियर? अगर उनको हेल्दीली ग्रो होना है, उनको अपना अच्छा ग्रोथ लाना है, तो उनको भी एक प्रॉपर पीएच की जरूरत होती है। अब प्रोटेक्शन बाय एनिमल्स। प्रोटेक्शन बाय एनिमल्स कैसे, सबको हनी भी पता है, हनी बी, एंड हनी बी हैव स्टिंग्स। अगर हमें हनी बी काट लेती है तो उसका जो स्टिंग होता है वो हमारी स्किन में रह जाता है। क्लियर? और वो जो स्टिंग क्या करता है, कंटिन्यूअसली मीथेनोइक एसिड रिलीज करता है। मीथेनोइक एसिड रिलीज करता है कौन, हनी बी का स्टिंग। और ये मीथेनोइक एसिड क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शंस करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं और स्वेलिंग होती जाती है। तो इन सब से बचाने के लिए, मतलब वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो ज्यादा हार्मफुल नहीं हो, उनसे हमको बचाने के लिए हमारा पीएच हेल्प करता है। क्लियर? तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जो हमारे पीएच के थ्रू होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। आप नोट डाउन कर लेना इसको। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स जो है वो आपके एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपका एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। क्लियर? तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं
जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो एसिड और बेस लिया हमने, तो जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज H2O। हमने तो एग्जांपल ले लिए, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, NaCl एंड CaCl। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स मतलब ये हो गए। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स जिससे आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे केमिकल्स है जो सॉल्ट की मदद से फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल्स फॉर्म बाय सॉल्ट्स, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कुछ केमिकल्स हैं जो आपकी सॉल्ट की मदद से बनते हैं। तो ये उनके फॉर्मूलाज हैं और ये उनके नाम। अब हम ये पांचों को एक बार पढ़ लेते हैं कि पहला सॉल्ट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हो? कॉस्टिक सोडा। ये क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो एक एक्वस सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, NaCl के एक्वस सोल्यूशन के थ्रू, तो क्या होता है? वहां पे डिकम्पोज होता है, वो जो NaCl वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? NaOH। क्लियर? मतलब आपने क्या लिया? NaCl लिया, वाटर लिया, जब इन दोनों का आपने रिएक्ट कराया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास किया तो यहाँ पे क्या वो डिकम्पोज हुआ और क्या बन गया आपका? NaOH, Cl2 और H2। क्लियर? ये आपकी रिएक्शन है और NaOH आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। 5 यूजेस होते हैं। पहला, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है वो बनाने के लिए। फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब आपके अगर पेपर्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वहां पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, मतलब जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है उसमें से आपका पेट्रोल, डीजल वगैरह सेपरेट करने में आपका यूज होता है। फिर यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। PVC मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका जो पाइप्स एंड प्लास्टिक्स बनते हैं उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है। और ऑल्सो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स मतलब आपके प्लांट्स वगैरह में इंसेक्ट से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं एज अ पेस्टिसाइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट वाले पे आते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड हमारा टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दैट इज CaOCl2। इसमें क्या होता है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब भी आप क्या कराते हो, क्लोरीन को स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट कराते हो। ठीक है, स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो आपने क्या किया? स्लेट लाइम ले लिया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और किसके साथ कराया? क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है और वाटर निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटन, लिनन क्लॉथ्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। फिर जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है उसमें उस वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में, और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। सब आपने सुना होगा कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो क्लियर हो जाए, वो जर्म फ्री हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ये कुछ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और उसके यूजेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है? आपने NaCl लिया, वाटर, CO2 और अमोनिया। NH4 क्या होता है? अमोनिया। जब इन सबको रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिल गया? NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्या है आपका? बेकिंग सोडा। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज है, इट इज माइल्ड। माइल्ड मतलब सॉफ्ट। ये क्या है? सॉफ्ट है। नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव बेस मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इट वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन इट इज हीटेड, हीटेड मतलब कुकिंग में,
ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड व्हाइल कुकिंग इट डीकम्पोजेस इनटू, डीकम्पोज मतलब टूटता है, किसमें, आपका जो NaCO3 दैट इज बेकिंग सोडा है वो आफ्टर हीटिंग किसमें टूटेगा, Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। हम बेकिंग सोडा को किस किस में यूज कर सकते हैं, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड हम क्यों यूज करते हैं, जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा का ऐसा इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। आप इनो के सैशेट्स देखते हो तो जितने भी एसिडिटी से आपको रिलीफ दिलाने वाले होते हैं उसमें आपका बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। फिर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोला, क्योंकि इसमें CO2 बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो CO2 है वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के साथ आप बेकिंग पाउडर भी बना सकते हो। कैसे, आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। क्लियर। अब हम बेकिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं। बेकिंग पाउडर हम क्यों यूज करते हैं, आप मम्मा केक्स बनाती हैं, आप लोग केक्स बनाते हो, जो ब्रेड्स होते हैं तो उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर लाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 एंड 10H2O। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोला, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर, इसलिए हमने 10 बोला। ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा कब बनता है कि जब भी आपके जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं उसके जो रिक्रिस्टल्स बनते हैं, मतलब जब दोबारा उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक सॉल्ट है। अब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। क्लियर, हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाले, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाला तो हमको क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर। अब इसके यूजेस क्या होंगे, ये हम लोग का यूज होता है ग्लास शॉप्स में, पेपर शॉप्स में, सोप इंडस्ट्रीज में एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, हम घर में यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का साफ सफाई के लिए, फॉर क्लीनिंग। देन हमारा जो वाटर होता है, वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल रहे हैं। हेमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। क्लियर। हम कैसे लाते हैं इसको, व्हेन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है, सीमेंट वगैरह, तो जैसे ही उसका वाटर लूज होगा तो क्या होगा, एक ड्राई, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है। बंद मत होना, बंद मत होना, बंद मत होना, बंद मत होना। हमारा जिप्सम क्या है, जिप्सम एक हमारा ऐसा सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है, जो कि बहुत जल्दी सूख जाता है और जो सीमेंट में यूज होता है। ठीक है, बिकम्स टफ इजीली। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। क्लियर। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इसका वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है। तो जैसे ही इसका वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है, जिसको हम POP भी बोलते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये व्हाइट कलर पाउडर होता है। ठीक है, इसको अगर हम वापस इस व्हाइट कलर पाउडर को जब हम वाटर के साथ मिक्स कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है। लेकिन अगर हम वापस में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला POP का। इसमें हमने क्या किया, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। जब 1/2 हमने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस हमारा जिप्सम में। क्लियर। अब हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं बोन्स को फिक्स करने के लिए एज ए फ्रैक्चर। सेकेंड, जो टॉयज वगैरह बनते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, उसके लिए हम POP का यूज करते हैं।
एंड लास्ट सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। आप वॉल्स वगैरह में देखो, अगर क्रैक्स हो जाते हैं, अगर किसी सरफेस को स्मूथ करना रहता है तो भी हम पीओपी का यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गए यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो ये हमारे यूजेस, हमने पूरे 5 सॉल्ट्स पढ़े, मतलब सॉल्ट से जो केमिकल्स बनते हैं वो पढ़ा, हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्लियर। तो अब आपका जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।